नमस्कार, एमेजॉन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। खबर पॉजिटिव है और इसी टॉपिक के साथ आज मैं आपको एक शख्स से मुलाकात करवाने जा रही हूं। सबसे पहले तो उम्र जान के हैरान होंगे और उसके बाद ये भी जान के हैरान होंगे कि कितनी डेडिकेशन है उनमें जिन्होंने 10th के एग्जाम अभी अभी पास किए हैं। जी हाँ, उनकी उम्र है 73 ईयर्स ओल्ड। सही सुना आपने, 73 साल की वो लेडी हैं जिनका नाम है स्नेह गोयल और अभी अभी उन्होंने 10वीं के एग्जाम पास किए हैं। पूरी जर्नी बताऊंगी आपको कि किस तरह से जब वो 8 साल की थी तब से वो अपने फादर के बिजनेस को संभाल रही थी। जब पोते हुए बड़ी हुई तो अब उन्होंने सोचा कि उनको हार नहीं माननी, काम करना बंद नहीं करना, सोचना बंद नहीं करना। उन्होंने 10th के एग्जाम पास किए हैं, पेंटिंग्स करती हैं और भी क्या क्या करती हैं। उनसे आपको आज मुलाकात कराऊंगी, उनकी जर्नी बताऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी, सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वेलकम करेंगे उनका। इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ 73 इयर्स की लेडी हैं जिनका नाम है स्नेह लता गोयल। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे दादी जी का। दादी जी बहुत बहुत वेलकम है एमेजॉन प्राइम पर। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो दर्शक क्योंकि हैरान है आज जब मैंने आपके बारे में उनको बताया कि आप इतना कुछ करते हैं। कहाँ से इतना जोश आता है, जज्बा आता है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। ये तो मेरी अपने अंदर की सोच निकलती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जहाँ से जो मिल जाए ले लूँ अंदर। 10वीं के एग्ज़ाम आपने अभी अभी पास किए हैं, तो क्या सोचा था, क्या सोचा कि आपको एग्ज़ाम देने हैं? क्योंकि इस उम्र में दादी जी का अक्सर ये सोचता है कि वो बच्चों को फोर्स करती हैं और वो कहते हैं कि नहीं तुम ध्यान से पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। दादी जी का ध्यान कैसे पढ़ने में लगा? दादी जी का ध्यान था कि भाई बचपन में मुझे पढ़ना था 11 तक, हम पढ़ पाए 8 तक। कारण ये रहा कि बिजनेस फादर का संभालना पड़ गया था तो पढ़ाई छूट गई थी। तो तब से लेके 25-50 साल से लेके यही चल रहा था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना। आज मेरा टाइम आया पढ़ने का तो मैंने 10वीं बढ़िया एंजॉय करके की है, ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं की है। तो घर वालों ने नहीं सोचा कि आप इस उम्र में क्या करोगे पढ़ाई करके, ऐसा कुछ? घर वाले सारे इतने खुश हैं। जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आया दिवाली मनाई है, पार्टियां की हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं, सब लोगों का मुझे सहयोग मिला है। फिर मुझे थोड़ा सा 10वीं का आगे भी चाहिए था, जो मैं कर रही हूँ अपना वोकल वगैरह का जो कर रही हूँ उसमें भी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, तो वो डबल मज़ा आया करने में। अच्छा, मतलब 10th की पढ़ाई के साथ साथ उस एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन कर ही रहे थे, साथ ही साथ आपने संगीत की भी प्रिपरेशन शुरू कर दी? यस, संगीत मेरा चल रहा है 4-5 साल से। शो असल में क्या है कि हर एक चीज़ का शौक है। अब कोई ये पूछ ले कि तुम क्यों कर रहे हो, हर एक चीज़ का शौक है। जितना मैं कह रही हूँ ना, मुझे तो लगता है मुझे जितना मिल जाए, जिससे मिल जाए, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, मुझे संकोच नहीं है, मुझे मिल जाए बस। अच्छा, क्योंकि 10वीं की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आपने एंट्रेंस फॉर्म दिए तो जो वहाँ पर जितने भी बड़े बैठे होंगे, जो लोग एंट्रेंस फॉर्म की तैयारी करवा रहे होंगे, उनको हैरानी नहीं हुई कि इतनी बड़ी उम्र की दादी जी आई हैं एग्जाम देने? वो सब बड़े हैरान। वो हमारी साथ में हमारी बहू गई थी, उनको लेके बड़े हैरान कि तुम अपनी सास का एग्ज़ाम दिलवाने आई हो। और उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला, मैं बता दूं कि तुम कुछ मत करना, हम तुम्हारे ये कर देंगे, मतलब ले दे के पैसों वैसों का। हमने मना कर दिया क्योंकि हमने जब से फार्म भरा था हम मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की हेल्प की। बल्कि मैं चाह रही थी मुझे किसी को हेल्प देनी हो तो मैं दे सकती हूँ। मुझे इतनी तैयारी मैं कर चुकी थी। सभी एग्ज़ाम की, सभी सब्जेक्ट की इतनी तैयारी मैं कर चुकी थी कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकती थी। अच्छा, मैंने सुना है क्योंकि आपने रेगुलर स्कूल भी जाते रहे हो कुछ समय तक? ट्यूशन भी ली है, स्कूल भी गए हैं, बच्चों के बीच में पढ़ाई की है, बच्चों के बीच में एग्ज़ाम दिए हैं। सब एग्जामिनर भी हैरान थे, बच्चे भी हैरान थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं बड़ी खुश थी पूरे हॉल में। अच्छा, बच्चों के साथ कैसी ट्यूनिंग बैठी? क्योंकि बच्चे तो अपनी अपनी एज के थे, उनको नहीं लगता अरे कोई हमारे साथ इतना बड़ा बैठा है, हमें शरारतें नहीं करनी? बच्चे तो मेरे वेट करते थे कि आज दादी जी क्यों नहीं आई। जैसे 5-10 मिनट लेट हो जाती थी, आज हॉल में रौनक नहीं है, आज हॉल में हल्ला गुल्ला नहीं है, आज हॉल में हंसी खुशी नहीं है, दादी जी नहीं आई। बस जैसे ही जाती थी तो सब जो है ना
रिस्पेक्ट करते थे, खुश होते थे। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था जिसमें लगता था कि भाई ये बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा? यस, सोशल साइंस। उसके लिए मैंने अपने बेटे को बोला भाई कहीं जान पहचान है, अगर अटक जाए तो कह रहे कोई जान पहचान नहीं है, मेहनत करो। और उसी में नंबर सबसे ज्यादा आए। अरे वाह, कितने नंबर लिया आपने? मेरे को आ गए 70% आ गए। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने नंबर लिए? भाई किसी में 70% थे, किसी में 60% थे, किसी में 80% थे, तो टोटल औसतन जो है ना 70% नंबर। आज वो बच्चे भी हैरान होंगे जिनके 70% नहीं है, लेकिन उनको आपसे जरूर सीखना चाहिए। जबकि हमने शुरुआत ये की थी जब पढ़ाई शुरू की थी तब ये लगता था नहीं कर पाएंगे, तो घर में ये बात थी कि भाई परेशान मत हो, 33% ले आना, सर्टिफिकेट ही तो चाहिए। जब हमने देखा पढ़ने लगे तो पढ़ने लगे, क्या 33% और क्या 70%, फिर तो अच्छे से पढ़ लो। अच्छा, तो फिर आप कैसे दिन रात पढ़ते थे, घरों में कैसे पढ़ते थे? पढ़ते थे खूब अच्छे से। मैं जो है ना कोई भी काम करती हूँ तो उसका शेड्यूल बना लेती हूँ कि इतने दिन मुझे हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन मुझे सामाजिक सोशल साइंस पढ़नी है। तो ये सब मैंने शेड्यूल बनाए हुए थे, 15 दिन ये करना है, रात को इतना जगना है, दिन में इतना पढ़ना है। तो सारा शेड्यूल बना के काम किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा सहयोग आपको किसने किया? ये आप अब मैंने बताया ना ये साथ में भी जाती थी, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी, इन्होंने हमारी ट्यूशन लगाई, इन्होंने मेरा सारा काम किया। आपकी बहू? यस, बहू। इन्होंने सारे प्रिंट आउट निकाल के दिए। मैं कहती हूँ ना सारा श्रेय इसी को है, पढ़ाई का। हाँ, पूरा श्रेय। तो उसके अब आगे और कहाँ तक पढ़ना है, क्या सोचा आगे पढ़ेंगे, पहले तो हम करेंगे 12th करेंगे। ठीक है। 12th बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और उसके बाद भी हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पोता पोती क्या सोचते हैं आपके बारे में? वो बड़े हैं, वो कौन कौन सी क्लासेस में? सब बड़े हो गए हैं, सब दादी को पढ़ाते रहते हैं सारा दिन। ये नहीं वो नहीं, ये करो वो करो। दादी जी, आपकी जर्नी के बारे में बात की जाए तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपने जब आप 8 साल के थे तब से अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हो। किस तरह से आपने, मतलब इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर अपने फादर के बिजनेस में आप लगे? फादर के बिजनेस में हम लगे 13 ईयर्स से। 13 ईयर्स में मेरी 8th हो गई थी शायद। तो फिर लगा कि फादर कुछ परेशान हैं, तो हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मन तो नहीं था छोड़ने को, क्योंकि मेरी फ्रेंड कर ही रही थी। तो पढ़ाई के सपने भी आते रहे बहुत दिनों तक, पेपर दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब फिर इधर आए शादी होके, फादर ने ये भी सोचा कि चलो शादी नहीं करेंगे, कर देंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा। चलो फिर वो तो चलो हम कहते हैं भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ठीक है। अब एकदम से चले गए, गांव चले गए। अच्छा, शादी के बाद आप गाँव में चले गए? गाँव में शादी हुई आपकी? गांव में शादी हुई, वहाँ भी सबको संभाला। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ किसी ने मुझे कुछ कहा हो कि भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं। उनको संभाला, बच्चे हो गए। तो पढ़ाई की तो दिमाग में चलती ही रही, भाई नहीं हो पा रही। अब जाके भगवान ने सोचा कि भैया इसकी भी तमन्ना पूरी करते हैं, बहुत हो गया। तो चांस मिला तो सारे काम हो गए शुरू। और उस बीच में भी हमने काफ़ी काम किया, हमें सब काम आते हैं, कढ़ाई बुनाई अभी हम दिखाएंगे अपनी। तो सारी जिंदगी हमने काम तो किया, लेकिन परेशान होने की आदत नहीं है। परेशान मैं कभी, आर्थिक स्थिति भी मेरे को नहीं परेशान कर पाई, और मुझे काम भी परेशान नहीं कर पाए। अपने भी, घर के भी, बच्चों के भी, जो भी है सब काम परेशान नहीं हुई मैं, कहीं भी परेशान। यानी कि शौक अगर इंसान के अंदर रहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप समझते हैं? बस ये समझते हैं, और एक टारगेट होता है भी। कोई ये कहते भाई हम ये थक गए, या बोर वाला भी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अच्छा, नाराज वाला भी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? कौन सी उम्र थी? मैं 19। तो तब आपने नहीं सोचा कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ, मैं आगे और पढ़ती हूँ? तो घर ही ऐसा मिला था, वो पढ़ा। वहाँ भी लोग पढ़े हुए नहीं थे। अच्छा। तो वहाँ कुछ कह ही नहीं सकते थे, तो वहाँ के हिसाब से रहना पड़ा। मुझे तो घर का कुछ काम भी नहीं आता था। हमने सीखा ही नहीं था, क्योंकि फादर का काम संभाले हुए थे, घर का काम तो नहीं आता था मुझे कुछ भी। फिर भी वहाँ पे ऐसा नहीं कहलाया कि कुछ नहीं आता। यही रहता था कि भाई कहीं बुराई ना मिल जाए, कहीं माँ बाप को ऐसा ना बोल दे कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं आता।
या हमें कोई कुछ ना कह दे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा तो कुछ नहीं किसी को आभास होने दिया। घर भी संभाला, बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए, लेकिन अपने तरीके से भी चलाया बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्योंकि मायके में सब लोग पढ़े हुए थे, बच्चे भी पढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं था ससुराल में कोई नहीं पढ़ा है तो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, खुद से पढ़ाया, खुद से बच्चों के काम किए, खुद से कपड़े सी के पहनाए, सीखा भी करा भी, खुद के अंदर लगन थी, लगन थी, सब चीज करने की लगन है। अब हम तो कहते हैं किसी को ये कह देना, कोई जिसे जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उसको मैं ये कह दूं भाई तुम सुबह सुबह योगा कर लिया करो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये जवाब सबसे मिलता है, अरे टाइम क्यों नहीं है तुम्हारे पास? हम तो कहते हैं जो काम करना है उसके लिए टाइम है। अगर तुम 7 बजे उठते हो, तुम्हें आधा घंटा चाहिए तो 6 बजे उठ जाओ, तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। तो अब अपना तो ये सिस्टम है, हम जो है ना, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं ना। अब लोग क्या देते हैं हम तो बोर हो गए, मेरे सिस्टम में बोर शब्द भी नहीं। अच्छा, जब आप अपने घर में थे, जब आप मायके में थे, तब आपके फादर साहब जो हैं आपकी बहुत तारीफ करते थे। आपने बोला बिजनेस उन्होंने आपको दिया, आपने बिजनेस संभाला। तो जब आप ससुराल चले गए, जब आप वहाँ पर, तो वो बिजनेस हमारा खत्म हो गया। अच्छा, वो खत्म हो गया, वो मुझे पता था कि वो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो कोई संभाल नहीं पाया। लेकिन आपकी मदर इन लॉ भी आपके साथ उतना ही प्यार करती थी, आपने जैसे सारा काम संभाला। हाँ हाँ, मेरे ससुराल में सब लोग जो है ना इसलिए मुझे पसंद करते थे कि मैं जो है ना सबके काम कर करके ना मन चढ़ी रहती थी। अच्छा। मैं काम से नहीं घबराती थी, तो वो मेरा काम देख देख के सब खुश रहते थे, सभी खुश रहते थे। सब तरह के काम मुझे आते थे, एक रसोई का काम नहीं आता था। बाकी जैसे किसी को तैयार करना है, कहीं जा रहे हैं, शादियां चल रही हैं, कोई तैयारी करनी है, तैयारी बड़ी परफेक्ट तरीके से करती हूँ। तो पेंटिंग आती थी, तो कहीं जैसे पेंटिंग बनानी है, सास बड़ी खुश होती थी। कोई डिजाइन बनाना, सास बड़ी खुश होती थी। सारे काम आते थे, बड़ी खुश रहती थी, बहुत खुश रहती। यानी दादी जी की पेंटिंग्स भी दिखाएंगे, दादी जी की बुनाई भी दिखाएंगे, लेकिन दादी जी सबसे पहले अब हम हारमोनियम सुनेंगे कि आपने कितना सीखा है, क्या कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, अभी हम भजन सुनाते हैं तुम्हें। क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। अरे वाह! तो देखा आपने दादी जी किस तरह से भजन भी गा रही हैं, हारमोनियम भी बजा रही हैं। दादी जी मतलब इसका शौक कब से आया? इसका शौक हमने ना स्कूल बनाए हैं, तो वहाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट आए थे। जब मेरी पोती बजाना सीखने लगी तो मेरे को लगा कि उंगलियां मेरी भी चलनी चाहिए। तो मैंने अपनी पोती को बोला कि तू वहाँ से सीख के आ जा, मेरे को सिखा दियो, क्योंकि मुझे लगा मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कोई नहीं सिखाएगा। इसको पहले दिन बोला और दूसरे दिन मैं इसके साथ वहाँ गई जहाँ ये सीखती है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम मुझे हारमोनियम सिखा दोगी? तो उन्हें क्वेश्चन यही किया पहला कि तुम पेपर दे लोगी? मैंने कहा देखो भाई तुम कहती हो पेपर दे लोगी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं दे लूँगी, मेरा यही जवाब था, तो मैं दे लूँगी, मैं मना नहीं करूँगी। तो उसने मेरे फार्म भर दिए और वो पेपर के हिसाब से मुझे उसने सिखाना शुरू कर दिया। तब से मैं लग गई तो लग गई। अरे वाह! मतलब एक होता है कि शौकिया सीखना, तो हम कहीं भी टीचर को घर पे भी बुला लेते हैं, हम शौकिया सीख लेते हैं, लेकिन दादी जी ने प्रॉपर पढ़ाई की। प्रॉपर पढ़ाई इसमें जो है ना, हमारे जो है ना पेपर होते हैं वो थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो थ्योरी में जैसे पढ़ाई होती है ना, बहुत गहरा इतिहास है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है। तो मेरे को ये लगता है कि पेपर भी अगर मैं दे रही हूँ तो इतने अच्छे से दूँ कि फर्स्ट नंबर मेरा ही आए। अरे वाह! तो इसलिए मैं इतना पढ़ती थी, इतने अच्छे मैंने सब पेपर दिए हैं, मेरी मार्कशीट वगैरह सब रखी है, सब में मेरा फर्स्ट। और कहते हैं आपके पूरे घर में कहते हैं कि दादी जी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। हाँ, राइटिंग मेरी सब देखते हैं, आने वाले भी देखते हैं। और तुम्हारी उम्र की लड़कियां भी आती हैं हमारे यहाँ, कुछ काम है जैसे आती हैं तो सबसे पहले मेरे पास बैठती हैं, मेरे ये सब चीजें देखती हैं, जैसे आज तुम देख रही हो, वो मेरी राइटिंग, मेरी पेंटिंग सब देखती हैं, सब तुम्हारी तरह ही बातें करती हैं बैठ के, खूब बातें करती हैं। तो वो कुछ उनको ऐसा लगता है भाई, जैसे वो ये लोग सोच लेते हैं जैसे 40-45 साल के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, हो गया हमारा काम। तो वो जब मेरा देखती हैं तो वो कहती हैं अरे बाप रे भैया, हम तो छोड़ के बैठे हैं और दादी जी अभी तक कर रही हैं। तो उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, तो
सब लोग काफ़ी हैं इस टाइप के लोग ना, काफ़ी जुड़े हुए हैं हम लोगों से। अच्छा दादी जी, उसके बारे में बताइए, जब आपको भारत सरकार की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिले, क्या किस चीज़ को लेकर आपका सर्टिफिकेट मिले थे? भारत सरकार का सर्टिफिकेट इसलिए मिला कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प अगर करना चाहते हैं तो करें, चाहे वो तन से करनी पड़े या मन से या धन से, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ना घर में सब कुछ मामला ठीक ठाक है, जो मर्जी हम कर सकते हैं। तो किसी का ये पता चल जाए ना, अगर उसके कहने की भी जरूरत नहीं है, उसका ये पता चल जाता है बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से ये परेशान है। बात करने से भी उसकी परेशानी हम दूर कर सकते हैं। कोई बीमार है तो उसका इलाज भी करवा सकते हैं। मतलब ज़रूरतमंदों की मदद कर। ज़रूरतमंदों की मदद करने की वजह से भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिला है। और क्या क्या उपलब्धियां अभी तक आपको मिली हैं? उपलब्धियां मुझे मिल गई, पेंटिंग के 4th ईयर का सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, आप पेंटिंग भी करते हैं? यस, अरे वाह, पेंटिंग भी अभी दिखाएंगे। 4th ईयर का मिल गया है सर्टिफिकेट, मतलब कोर्स ही पूरा हो गया। तो उसके अंदर जितने भी सर्टिफिकेट अच्छे नंबर पे आए हुए हैं। और जैसे कंपटीशन में कलकत्ता गई थी मेरी पेंटिंग, वहाँ से भी 1st नंबर का सर्टिफिकेट आ चुका, वहाँ से भी अवार्ड वगैरह ऑनलाइन आ चुका। और ये हारमोनियम में भी 5th ईयर पूरा हो चुका, अब 6th ईयर हो जाएगा। इसके भी हर साल के सर्टिफिकेट वगैरह सब इकट्ठे किए हुए हैं। और पेंटिंग का हो गया, तबले का शुरू हुआ है। अच्छा, तबले का भी शुरू हुआ, अब 2nd ईयर चल रहा है मेरा। तो ये सब अपने आप ही। अब पेंटिंग का क्या हुआ, पेंटिंग का तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे बच्चों के लिए चाहिए थी मुझे दादी पेंटिंग। जी वो तो पेंटिंग, जब पेंटिंग की बात तब करेंगे जब पेंटिंग्स देखेंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक है, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद आपकी पेंटिंग्स देखेंगे, हैंड राइटिंग देखेंगे, और जो आपने कपड़ों पे बुनाई की हुई है, जो साड़ियों पे बुनाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दादी जी ने साड़ियों पर खुद हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, वो भी देखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दादी जी, आप ब्रेक लोगे? आप दर्शकों को बोल दो एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। बिल्कुल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हम अपने दिखाते हैं, पेंटिंग दिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी दिखाते हैं, फिर बात करते हैं, मिलते हैं फिर दोबारा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए, खबर पॉजिटिव है। सो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और हम जिस तरह से दादी जी की, क्योंकि वादा किया था आपसे, दादी जी की पेंटिंग्स दिखाएंगे, दादी जी की हैंड राइटिंग दिखाएंगे। तो दादी जी दिखाइए कि किस तरह की आपकी हैंड राइटिंग है। भाई मैं आई होप आज सभी हैरान हो जाएंगे, इतनी सुंदर तो मेरी हैंड राइटिंग भी नहीं है। राइटिंग के लिए मुझे सब बोलते हैं कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। और मैं रिटर्न का काम भी इसलिए करती हूँ कि किसी बच्चे को कुछ बताना पड़े, सिखाना पड़े, तो रिटर्न में होगा तो मैं सिखा सकती हूँ। तो मुझे रिटर्न वर्क भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार जरा दर्शकों को दिखा दीजिए। तो और आज सभी हैरान होंगे, ये है जी दादी जी की हैंड राइटिंग। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है, वो भी हिंदी में। हिंदी में। ये मेरी वोकल की कॉपी है, इसके अंदर मैंने राग, भजन, गीत सब लिखे हुए हैं, जो मैंने सीखा है वो सब लिखे हैं। अच्छा, मतलब जो भी म्यूजिक आप सीखती हैं वो सब हैंड वो रिटन सारा इसके अंदर, हाँ, मेरा मैं जो भी सीखती हूँ वो मेरा रिटर्न वर्क पूरा मिलेगा मुझे। सब बच्चों को सिखाने में ना फिर आसानी हो जाती है। सब बच्चे पूछते हैं ये वो, मेरी टीचर भी मुझे कह देती है बच्चों को राग भेज दो, ये भेज दो, भजन भेज दो, तो मैं भेज देती हूँ क्योंकि मेरे पास है तैयार। और इसी वजह से मैं लिखती हूँ कि मेरा किसी को काम आ जाए, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं होती वोकल में। सीख लिया। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा कल को ये कह दे मुझे ये राग चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। और आप खुद भी हम याद रख पाते हैं। हाँ, खुद भी रख पाते हैं, रिवीजन होता रहता है, भूलते नहीं है। कहीं अटक जाए तो रिटर्न में है हमारे पास, तो ये भी। तो ये दादी जी की हैंड राइटिंग है और बहुत सुंदर, जिसमें दादी जी ने भजन भी लिखा हुआ है और जितने गाने, राग सब हैं। हाँ, ये देखिए जो भी सीखा है सब कुछ। अरे वाह, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग। इतनी सुंदर हमारी भी नहीं होगी और जो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उनकी भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब ये दादी जी की हैंड राइटिंग हमने देख ली और अब देखते हैं दादी जी की ड्राइंग। जो बच्चे होंगे ना आज वो भी शर्मा जाएंगे कि इतनी सुंदर ड्राइंग आप करते हो। तो ये ड्राइंग की पूरी बुक आपने अपने पास रखी हुई है? मैंने 3 फाइलें भर रखी हैं, ये तो मैंने यहाँ पर एक ही मंगवाई है। तो काफ़ी ड्राइंग बना रखी है, शौक है ड्राइंग बनाने का। इतना बारीकी का काम। ये मंडला आर्ट बोलते हैं। जब इसको बनाते हैं तो पूरा मन इसमें लग जाता है, फिर टाइम का एहसास नहीं होता, बुक का एहसास नहीं होता। लेकिन ये बहुत बारीकी का काम है, हर चीज में एक कलर भरा हुआ आपने। हाँ, ये बारीकी का ही काम है। इसमें थोड़ा ऐसे लगता है जैसे मेडिटेशन में चले गए, बाहर दिमाग नहीं जाता।
तो घर वाले, मेरी बड़ी बहू है वहाँ, ये 92 हाउस नंबर है, 14 नंबर 112 में बड़ी बहू है। उनको मेरी पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है। मेरा 10वीं का फार्म भी उन्होंने ही भरा था। वो मेरी पेंटिंग देख के बड़ी खुश होती हैं। वो कहती है मम्मी तुम तो पेंटिंग ही किए जा करो, अपनी आपकी पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है। दादी जी ड्राइंग कहाँ से सीखी आपने, पेंटिंग ऐसे करना कहाँ सीखा? ड्राइंग कुछ तो अंदर से होता है, गॉड गिफ्ट होता है थोड़ा सा। फिर पेंटिंग का, ड्राइंग का एक सब्जेक्ट भी छोटी क्लासों में होता था, तो वो दिमाग से निकला ही नहीं था। तो जब ये बच्चे बड़े हुए हमारे पोता पोती, तो इनके होमवर्क आते थे, दादी ये कर दो वो कर दो, तो मुझे कर तो देती थी। मुझे ये लगता था अगर मैं और सीख लूँ तो इनका काम मैं और अच्छे से कर पाऊँ। तो दिमाग में रहता था मुझे पेंटिंग भी सीखनी है, तो पेंटिंग क्लास भी मैंने ली। तो ये पेंटिंग्स आपकी अभी की हैं, अभी बनाई हैं आपने? अभी की हैं सारी, और ये खुद के डिज़ाइन है, खुद के डिज़ाइन है। तो पेंटिंग क्लास में जाती थी, लेकिन दिमाग मेरा अपना ही होता था। पेंटिंग क्लास में ज़रूर गई हूँ, लेकिन दिमाग में अपना ही लगाती थी हर जगह। तो ये मेरे खुद के डिज़ाइन है, और सब खुद का ही है। पेंटिंग के मैंने पेपर भी दिए हैं, 4th ईयर के होते हैं, 4th ईयर तक प्रैक्टिकल भी दिए हैं, थ्योरी भी दिए हैं, पढ़ाई भी काफ़ी की है। काफ़ी जिसमें चले जाओ उसमें गहरा इतिहास है, ये पता चलता है, नॉलेज होती है। मतलब किसी भी काम में चले जाओ तो पता चलता है कि पीछे क्या था, वरना नहीं पता चलता, वरना नहीं पता चलता। अच्छा दादी जी वो भी देखेंगे जहाँ पर आपने कपड़ों में खुद बुनाई की हुई है, खुद सिलाई की हुई है। तो अब हम दादी जी की साड़ियाँ दिखाते हैं जिन पर उन्होंने खुद काम किया हुआ है, सब कुछ हैंडमेड। दादी जी ये सारा काम साड़ियों में आपने किया? सारा काम मैंने किया है। मुझे हर एक चीज़ का शौक है सीखने का। असल में लोग पूछते हैं क्यों सीख रहे हो, शौक अंदर से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई प्रेशर है। तो सारी साड़ियाँ मैंने बनाई है। हम साड़ियाँ खरीदते, छपवा के लाते, उसका मटेरियल लेके आते, फिर ये गैस लगाते कि ये साड़ी 1 महीने में अगर निकालनी है तो 1 दिन में कितनी निकालें। तो शुरू वाले दिन से ये पता चल जाता था कि हमें 1 दिन में इतना वर्क करना है, तो 1 महीने में हमारी साड़ी तैयार। तो ये सारी साड़ियाँ करके दादी जी बोलते क्या है इस वर्क को, और एक बार दर्शकों को भी दिखाइए कि कैसा काम किया हुआ है आपने इसमें ना जरा। कई स्टिच हैं। इसमें चैन स्टिच बोलते हैं, गांठ स्टिच बोलते हैं, और इसको मोती भी लगाते हैं, जैसे काज स्टिच भी बोलते हैं, गांठ स्टिच, सारी चैन स्टिच। तो एक ही स्टिच नहीं है इसके अंदर, ये कई तरह के नाम हैं, तो एक तरह के स्टिच नहीं। तो बाजार में मिलने वाली साड़ी पर जो हम प्रिंट देखते हैं वो दादी जी खुद बनाती हैं। जरा देखिए ये देखिए, ये देखिए हमारे ये प्रिंट है जो ऐसा लग रहा है जैसे दादी जी पूरी बाजार की साड़ी है। ये लग नहीं रहा आपने हाथों से काम किया। ये लग नहीं रहा है। तो ऐसे जैसे मैं जैसे कोई काम पसंद नहीं आता, इस तरीके से मैं काम करती हूँ। ये देखो पीछे का भी मुझे, मेरी कहीं गांठ आपको नजर नहीं आएगी। सफाई से हुआ हुआ है सारा काम। बहुत सारी चीज जो है ना इतनी सफाई से चाहिए, हर एक चीज, कोई भी काम हो हर एक चीज सफाई से चाहिए। तो आप अभी भी करते हो ये सारा काम? हाँ, ये सारा काम मैं अभी भी करती हूँ। मेरे तो कारीगर मेरे को बोलने लगे कि दादी जी तुम्हें चलो हम सिखा देते हैं। हमारे वहाँ दूसरी कोठी में ये होता है ड्रेस डिजाइनर का काम। तो लगे हुए हैं ना वहाँ पर कारीगर, तो वो बोलते हैं कि दादी जी तुम्हें चलो हम सिखा देते हैं। फिर मैंने उनको अपना वर्क दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते भाई ऐसा। उनका आजकल का तो दूसरा वर्क है ना, ये हमारा लेकिन इतना अच्छे तरीके से मैंने किसी का देखा नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा इतने अच्छे तरीके से कोई भी किसी से भी। एम्ब्रॉयडरी का जो भी है करते सब है, लेकिन मुझे समझ में कमी आती है। तो दादी जी मतलब पेंटिंग आपने कर ली, यस, हैंड राइटिंग आपने दिखा दी, Yes. साड़ियों पे काम आपने दिखा दिया, उसके बाद आपने 10th के एग्जाम भी दे दिए, 12th के भी देने हैं अभी आपने आगे। Yes. कोई और शौक है पूरा होने वाला? सीख रही हूँ, तबला बजा रही हूँ, हारमोनियम के साथ संगीत मेरा चल ही रहा है। तो ये सब काम चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, रोकना और नहीं। कोई शौक जो आपने सोचा हुआ कि भाई ये भी पूरा करना है? अभी तो यही चल रहे हैं, यही करेंगे। 12th के आगे तो फिर पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो ये वोकल में भी तो आगे ना, अरे वो हैं हमारी, जैसे अब ये प्रभाकर हो जाएगी, फिर इसके आगे नवीन है, प्रवीण है, जैसे पढ़ाई होती है ना 8th 10th 12th, ऐसे इसके अंदर भी हैं डिग्रियाँ। तो वो सब चलती रहेंगी, आगे करना क्या है, इसी में टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो अच्छा, जो ऑडियंस आज हमें सुन रही है, क्या आप उनको बताना चाहते हो, क्या आप उनको सीख देना चाहती हो कि जीवन में हारना नहीं है, चलते रहो, काम करते रहो, शौक को जिंदा जरूर रखो? बिल्कुल करना चाहिए, बैठना किस लिए। जो लोग काम करना छोड़ देंगे, ये सोच लेंगे बस हो गया,
तो वो गिरते गिरते ही चले जाएंगे। तो गिरना किस लिए है? गिरना नहीं है। अगर गिरना नहीं है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और काम के साथ जो है ना शौक भी रखना पड़ेगा। अगर शौक होंगे तो जो लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा शरीर से नहीं आता है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दादी जी से मिला है। 73 साल की इनको उम्र है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपने शौक को ज़िंदा रखा है, और शौक को ज़िंदा रखा है इसी की वजह से आज बहुत सारे काम ये कर रही हैं। हमने आपको उनकी पेंटिंग्स दिखाई, हैंड राइटिंग दिखाई, किस तरह से साड़ियों में उन्होंने काम किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, आपको कोई सीखने के लिए और प्रेरणा देता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप आगे बढ़ते हैं। ये हमें दादी जी से सीखने को मिला। सो फिलहाल आज की इस पॉजिटिव स्टोरी में खबर पॉजिटिव है में इतना ही। अगले एपिसोड में जब फिर मुलाकात करूंगी एक पॉजिटिव स्टोरी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।